हेलो एवरीवन। वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो कल हम लोगों ने पढ़ रहे थे हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और डिकम्पोजिशन के हमने कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट आपको दिखाए थे, बताए थे कि बच्चों डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है चार तरीके से कैरी आउट की जा सकती है, जिसमें सबसे पहला पार्ट हमने पढ़ा था थर्मल डिकम्पोजिशन। यहाँ पर देखिए विद द हीट ऑफ जो है एक सिंपल कंपाउंड को टू और मोर देन टू पार्ट में तोड़ते थे। तो इस रिएक्शन को हमने दो पार्ट में बताया था। सबसे पहले आपके पास में ये जो 7H2 आपका दिख रहा है, इसको हम एलिमिनेट कर देंगे। 7H2 अलग हो जाएगा, जिससे कि पहले ग्रीन कलर किस में बदल जाएगा, कलरलेस में। फिर इसके बाद में इसको यदि हम फर्दर ब्रेक करेंगे FeSO4 को, तो FeSO4 को ब्रेक करने पर ये देखिए रिएक्शन हुई थी, जिसमें Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड बन गए थे। ठीक है बच्चों, बताया था हमने कि बेटा यहाँ पे सल्फर ट्राइऑक्साइड जो गैस निकलती है वो सल्फर डाइऑक्साइड बहुत हार्मफुल होती है, तो आप इसको डायरेक्ट इनहेल ना करें। यहाँ पे जो SO2 निकलती है काफी पंजेंट होती है, मतलब तीखी गंध वाली होती है। ओके, सो ये आपकी हेल्थ के लिए सही नहीं है। ओके, डन। चलिए, आज की रिएक्शन है बच्चों, अगला डिकम्पोजिशन देखते हैं। हेडिंग बनाइए कॉपी में, हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट। हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट। तो लेड नाइट्रेट, आगे बढ़ने के पहले मैं आपको लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला बता देता हूं कि लेड नाइट्रेट क्या होगा। बच्चों हमने देखा है कि लेड की वैलेंसी होती है, लेड का फॉर्मूला होता है Pb, और इसकी वैलेंसी होती है +2। और जो नाइट्रेट आयन होता है बेटा, इसकी वैलेंसी होती है -2। तो +2 और -2 एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे और बन जाएगा PbNO3। यस, तो ये बन जाएगा लेड नाइट्रेट। अब हमको इसी को ब्रेक करना है। कुछ गलती हुई है बताइए हमसे? हाँ, यहाँ पर गलती हुई है हमसे। जो नाइट्रेट आयन की वैलेंसी होती है ये -2 नहीं होती है, ये -1 होती है। क्या होती है बच्चों? -1। आप लोग वैलेंसी चार्ट में उठा के देख लें, जो नाइट्रेट आयन है बेटा इसकी वैलेंसी -1 होती है ना। तो मैं इसको इरेज करके फिर से बताता हूं सही तरीके से इसको कैसे लिखा जा सकता है। यस, तो इसको हम कैसे लिखेंगे देखिए। यदि हम इसको लिखना चाहते हैं तो मैं लिखूंगा Pb की वैलेंसी होती है +2 और NO3 की वैलेंसी होती है -1। तो लेड नाइट्रेट को बनाने के लिए क्रिस क्रॉस रूल लगेगा और ये कंपाउंड बनेगा, Pb के नीचे 1 आ जाएगा और NO3 के नीचे क्या आ जाएगा, होल ट्वाइस। तो नोट कर लीजिए, ये है लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला। ठीक है ना, वैलेंसी ध्यान रखिएगा, लेड की वैलेंसी +2 और नाइट्रेट आयन की -1, तो लेड नाइट्रेट बन गया। डन। अब लेड नाइट्रेट बनता है तो चलिए इसको हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। ये हमने ले ली एक टेस्ट ट्यूब और इसमें हमने बुनसन बर्नर में यहाँ पे अंदर लेड नाइट्रेट का हमने पाउडर रख रखा है। ये देखिए लेड नाइट्रेट पाउडर है। अब जैसे ही लेड नाइट्रेट को हमने गर्म किया बच्चों, तो लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर आप देख रहे हैं ये ब्राउन कलर की भाप उठ रही है। बेटा इस ब्राउन कलर की भाप को बोला जाता है ब्राउन फ्यूम्स। क्या बोलते हैं इसको? ब्राउन फ्यूम्स। तो यहां पर ये ब्राउन फ्यूम्स निकल रही हैं। कौन सी रिएक्शन होगी देखिए जरा। तो जैसे ही आप लेड नाइट्रेट को गर्म करोगे तो लेड नाइट्रेट डिकम्पोज हो जाएगा लेड ऑक्साइड में। ये देखिए ब्राउन कलर का लेड ऑक्साइड बन जाएगा और साथ ही साथ ये गैस निकलेगी, लगभग रेड से कलर का लेड ऑक्साइड बन जाएगा। सो ब्राउन फ्यूम ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड, यहां पर कौन सी गैस निकलेगी, नाइट्रोजन ऑक्साइड। आइए देखते हैं रिएक्शन, देखते हैं। PbNO3 होल ट्वाइस, जैसा मैंने आपको बताया था कि हमें PbNO3 होल ट्वाइस लेना है और हम आइए इसको डिकम्पोज करते हैं। PbNO3 होल ट्वाइस सॉलिड फॉर्म में रहता है बेटा। इसका ओरिजिनल कलर क्या होता है, व्हाइट। इसका कलर क्या होता है, व्हाइट। तो शुरुआत में ये व्हाइट कलर का रहता है और जैसे ही आप इसको डिकम्पोज करते हैं हीट के माध्यम से, सो विद द हेल्प ऑफ हीट कर रहे हैं, तो इस डिकम्पोजिशन का नाम कौन सा डिकम्पोजिशन होगा, थर्मल डिकम्पोजिशन। वेरी गुड। तो ये जो डिकम्पोजिशन यहाँ पे हो रहा है, सो ये वैरायटी ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन है। कैसे होगा देखिए, PbO लेड ऑक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, PbO लेड ऑक्साइड, और PbO प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ओके, NO2 नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड और प्लस ऑक्सीजन गैस निकलेगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा गलती हुई थी यहाँ पर हमसे। यहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्साइड ना लिख करके क्या लिखना है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ओके, NO2 गैस निकलेगी। ये देखिए, तो PbO प्लस NO2 और प्लस कौन सा, O2।
याद रखिएगा, PbNO3 होल ट्वाइस व्हाइट कलर का होगा, जबकि लेड ऑक्साइड जो होगा वो किस कलर का बन जाएगा बेटा? ब्राउन कलर का। किस कलर का? ब्राउन कलर का। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की जो गैस निकलती है ना बेटा, ये जो बनेगी बेटा, ये ब्राउन फ्यूम्स बनेगी। किस फ्यूम्स बनेंगी? हाँ, ब्राउन फ्यूम्स निकलेगी। अब मुझे बताइए, यहाँ पर एस लिखा है, क्या ये सही है कि गलत है? क्या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है सॉलिड फॉर्म में होगी कि गैस फॉर्म में? हाँ, तो इसे हमें क्या कर देना चाहिए? जी कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए? जी। चलिए नोट कर लीजिए, PbNO3 होल ट्वाइस, ये रिएक्शन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये भी एग्जाम में आई हुई है। ओके, तो एक बार नोट कर लीजिए इस रिएक्शन को। ओके, इस रिएक्शन को एक बार नोट कर लें। हाँ बेटा, कौन सी रिएक्शन को? ये जो लिखी हुई है बेटा, PbNO3 होल ट्वाइस, लेड नाइट्रेट का थर्मल डिकम्पोजिशन, इसको नोट कर लें कि जब भी PbNO3 को आप हीट करते हैं तो आपके पास में क्या बन जाएगा? PbO बन जाएगा, प्लस NO2 बन जाएगा, और प्लस O2 बन जाएगा। क्लियर? NO2 बेटा बताया मैंने, गलती से S हो गया था, यहाँ पे क्या होगा? गैस होगा। ओके, सो दिस इज गैस, दिस इज गैस, बट PbO इज a lead oxide that is deposited in the form of solid। क्लियर है एकदम अच्छे से सबको? कुछ पूछना है इसमें रिलेटेड? चलिए, सो ये हो गया अपना डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। डन। चलिए, इसको बैलेंस कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे, तो PbNO3 होल ट्वाइस है, यहाँ पे 2 PbO, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ भी क्या लगाना पड़ेगा? 2 लगाना पड़ेगा, और यहाँ 4NO2 और O2। हाँ, नोट कर लें। अब देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरीड आउट बाय हीटिंग इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। मतलब यहाँ पर जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये विद द हेल्प ऑफ हीट इसको हम कैरी आउट कर रहे हैं, है ना? हीट की मदद से, तो इसको हम क्या बोलेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन। तो चलिए शॉम एक बार बताइए कि जब आप लेड नाइट्रेट का थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं तो आपके पास क्या क्या बनता है, बताइए जरा। हाँ, क्या बनता है? पीबी बनता है। अभी अभी आपने करा ना लेड नाइट्रेट का थर्मल डिकम्पोजिशन। इतनी खराब मेमोरी आप लोग बता नहीं पा रहे हैं। अरे, लेड ऑक्साइड बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। बैलेंस कर लिया आप लोगों ने? नहीं किया? बैलेंस कर लीजिए, यहाँ पे 2 लगाइए, यहाँ पे 2 लगाइए, यहाँ पे 4 लगाइए। ठीक है, बैलेंसिंग तो बता दी हमने आपको। डन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम अगली देखते हैं। अगले में देखिए हम क्या डिकम्पोज करने वाले हैं। यहाँ पे कुछ बॉल्स व्हाइट कलर की डली हुई हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर, और ये है शुगर, यानी कि हम शक्कर को जला रहे हैं। शक्कर को आमतौर से अपने घर में भी कई बार जलाया होगा। तो शक्कर को जब आप जलाते हैं तो शक्कर ब्लैक ब्लैक पड़ जाती है, एकदम काले कलर की हो जाती है, मतलब क्या बन जाता है? कार्बन बन जाता है। तो चलिए, यहाँ पर हम करने वाले हैं डिकम्पोजिशन ऑफ शुगर। तो हेडिंग बना लीजिए, डिकम्पोजिशन ऑफ शुगर। तो ये देखिए, हमने जैसे ही बर्नर को ऑन किया, यहाँ पर ये रिएक्शन शुरू हो गई और यहाँ पे एक गैस निकलना शुरू हो जाती है। ओके, शुगर का फॉर्मूला आप जानते हैं, ग्लूकोज, और थोड़ी देर के बाद ये टोटली काला हो चुका है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। ये देखिए ग्लूकोज है, शुगर मतलब C12H22O11। नोट कर लीजिए शुगर का फॉर्मूला, C12H22O11। C12H22O11। शुगर को आपने बर्न किया, ये हीट का सिंबल है। क्या बन जाएगा बेटा? यहाँ पर प्योर कार्बन आपके पास में बन जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा ये। सो दिस इज कार्बन। ओके, यहाँ पे आपके पास में क्या आ गया? कार्बन आ गया, और प्लस क्या हो गया? H2O। कार्बन आ गया, H2O है। रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर कितना लग जाएगा बेटा? 12, क्योंकि 12 कार्बन है, और यहाँ पे आ जाएगा 11। अब देख लीजिए आपकी रिएक्शन टोटली बैलेंस है, क्योंकि हाइड्रोजन 22 थे, तो 11 ये अलग हो गया, H2O,
और 12 कार्बन। बोलो क्लियर है? कौन सा डिकम्पोजिशन है? बताइए कौन सा डिकम्पोजिशन है? थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, शुगर का फॉर्मूला याद रखिएगा। शुगर का फॉर्मूला है C12H22 एंड O11। C12H22O11। आपने इसको बर्न कर दिया तो आपके पास में कार्बन मिल गया, तो 12 कार्बन एटम मिल जाएंगे सॉलिड फॉर्म में, और H2O जो है गैसियस फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, 11H2O। डन। यस, सो दिस इंडिकेट्स एवोल्यूशन ऑफ गैस। ये देखिए यहाँ पे लगाया तो है नहीं, तो मैं लगा देता हूं या आगे लगा दिया जाएगा, ये लगा देते हैं। सो ये जो है बेटा, ये बता रहा है कि यहाँ पे H2O जो है वो लिफ्ट कर जाएगा, मतलब ऊपर की ओर निकल जाएगा। तो यहाँ पे जो भाप है, H2O की भाप जो है बन के निकल रही है। सो एवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है। चलिए, सो वी कंक्लूड, अभी तक हमने देखा किस प्रकार का डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन। अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरिड आउट बाय हीटिंग इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। ऐसा रिएक्शन जो कि हम विद द हेल्प ऑफ हीट कराते हैं उसको हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। हमने क्या क्या देख लिया बेटा? सबसे पहला एग्जांपल देखा था हमने हीटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। यदि आपको भूल चुका है तो मैं याद दिला देता हूँ, CaCO3 को आपने गर्म किया था तो CaO प्लस CO2 ये रिएक्शन थी। देन इसके बाद आपने फेरस सल्फेट को गर्म किया था, तो FeSO4 को जब आपने गर्म किया था तो Fe2O3 प्लस क्या बना था बोलिए? Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। याद आ गया? तो आपने हीट किया किसको? फेरस सल्फेट को, ठीक ना। फिर इसके बाद आपने किसको? लेड नाइट्रेट को अभी आपने हीट किया था, याद है? PbNO3 होल ट्वाइस। कुछ याद आया? तो आपने यहाँ पे क्या ले लिया था? यहाँ पे आपने ले लिया था PbO लेड ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस क्या? ऑक्सीजन। फिर इसके बाद लास्ट में आपने किसको हीट किया? आपने, है ना, शुगर को। तो अभी अभी आपने शुगर को C12H22 एंड O11 गर्म किया तो क्या बन गया था? कार्बन। 12 एटम कार्बन के बन गए थे, और क्या निकल गया था? 11H2O। तो ये चारों रिएक्शन हमने बहुत डिटेल में कर ली है ना, और हमारे यहाँ पे थर्मल डिकम्पोजिशन फिनिश हो जाता है। बच्चों, हमने आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन कितने प्रकार की बताई है, याद है आप लोग को? 3 प्रकार की। सबसे पहला कौन सा? थर्मल डिकम्पोजिशन। सेकेंड नंबर में क्या बताया था? फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। और थर्ड में क्या बताया था? इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। याद आया? इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, जिसमें पानी के केस को हाइड्रोलिसिस बोलते हैं और अदर के केस को इलेक्ट्रोलिसिस बोलेंगे। अदर के केस को इलेक्ट्रोलाइसिस बोलेंगे, बट पर्टिकुलरली आप पानी ले लेंगे तो क्या बोलेंगे? हाइड्रोलाइसिस। चलिए आइए मॉड्यूल नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। और आपके सामने यहाँ पे खिड़की खुली हुई है। खिड़की खुली हुई है, क्यों खुली खुली हुई है खिड़की? क्योंकि खिड़की से लाइट आना चाह रही है। तो यहाँ पर लाइट आना चाह रही है, और आपके सामने यहाँ पर जो सैंपल रखा हुआ है इस डिश वॉश पे, ये क्या है बच्चों? ये है सिल्वर क्लोराइड, AgCl होगा या AgBr होगा, सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड। हाँ, तो यहाँ पर आपने सिल्वर ब्रोमाइड ले रखा है, AgBr, ठीक ना। तो Cl को मैं Br कर देता हूँ। आप कहेंगे सर क्या हम AgCl ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, AgCl भी ले सकते हैं। तो जो AgCl होता है बेटा या AgBr होता है, इसमें आप देख रहे हैं दो एलिमेंट हैं, एक Ag यानी कि सिल्वर और दूसरा ब्रोमीन। क्लियर है बेटा? हम इसका करने वाले हैं डिकम्पोजिशन। कौन सा डिकम्पोजिशन? फोटो डिकम्पोजिशन या फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो ऊपर ऊपर से बता देता हूं, जैसे ही आप AgBr पे सनलाइट डालेंगे, जैसे ही इस पे बच्चों सनलाइट आएगी, तो सनलाइट में यूवी रेस के गिरते ही सिल्वर अलग हो जाएगा और ब्रोमीन अलग हो जाएगी। तो ब्रोमीन इज अ गैस, ब्रोमीन एक गैस है, तो ब्रोमीन ऊपर उड़ जाएगी। क्या बेटा? अच्छा बेटा, इसको वॉच ग्लास बोलते हैं, थाली नहीं बोलते हैं। वॉच ग्लास है बेटा। इस थाली में सिल्वर, यहाँ पे वॉच ग्लास में सिल्वर ब्रोमाइड पड़ा हुआ है, AgBr। सिल्वर का सिंबल होता है Ag और Br का सिंबल होता है Br, है ना। ब्रोमीन का सिंबल होता है Br। तो ये ब्रोमीन है, और आपको हमने बताया था कि सिल्वर की वैलेंसी होती है +1 और ब्रोमीन की होती है -1, तो दोनों मिल गए और बन गया AgBr। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, सो अब हम देखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन ड्यू टू लाइट। अब हम देखने वाले हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन ड्यू टू लाइट। तो जैसे ही इस पर यहां से खिड़की से लाइट आकर के पड़ेगी बच्चों, तो ये रिएक्शन हो जाएगी और ये ब्लैक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्लैक हो जाएगा, बिल्कुल राइट। सो देखिए, ये लाइट जैसे पड़ी आपने देखा,
और ये रिएक्शन हो गई, ब्लैक हो गया। कैसी रिएक्शन हो रही है? AgBr सिल्वर ब्रोमाइड सॉलिड फॉर्म में है, सनलाइट में ब्रेक हो जाएगा बेटा, सिल्वर अलग हो जाएगा और ब्रोमीन अलग हो जाएगा। अब ब्रोमीन जो गैस है जैसे Cl2 होती है, Cl2 की फैमिली की ही गैस है Br2। क्लोरीन की स्टेट क्या होती है? Cl2। और ब्रोमीन की स्टेट क्या होती है? Br2। तो यहां पर आपको Br2 बन रहा है, तो यहां पर आपको क्या लेना पड़ेगा? 2 लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? तो क्योंकि ब्रोमीन के 2 एलिमेंट हैं, 2 एटम हैं, तो यहां भी आपको 2 लेना पड़ेगा। तो बताओ सिल्वर नेचुरली कितने अलग होंगे? 2। सिल्वर भी कितने अलग होंगे? 2। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है, नोट कर लीजिए। तो ये है सनलाइट डिकम्पोजिशन, या इसी को फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन बोलते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड का फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। क्लियर है एकदम अच्छे से? ये है सिल्वर ब्रोमाइड का फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। कुछ पूछना है बच्चों इसमें आपको? कोई डाउट है क्या? सौ में कुछ डाउट है इसमें आपको? यस। चलिए अब यदि बताइए, यदि यहीं पर मैं रिएक्शन में सिल्वर क्लोरीन ले लूं, सिल्वर क्लोराइड ले लूं, AgCl, तो सिल्वर क्लोराइड में पहले मुझे बता दो क्या क्या बनेगा। हाँ, क्या क्या बनेगा? अगर सनलाइट देंगे आप इसमें तो बताइए क्या क्या बनेगा? Cl अकेले की Cl2? Ag और Cl2, बिल्कुल सही। तो Cl2 क्लोरीन गैस है, तो Ag प्लस Cl2 निकलेगी, और बैलेंस करने के लिए Cl2 है तो आगे क्या लग जाएगा? 2। 2Ag यहां बन जाएगा, बिल्कुल सही, नोट कर लीजिए। तो ये यहाँ पे आपके पास में रिएक्शन हो चुकी है। वेदांत बताइए कि AgBr का ओरिजिनल कलर क्या था शुरुआत में? व्हाइट, बिल्कुल सही। AgBr का जो ओरिजिनल कलर था बेटा वो क्या था? व्हाइट कलर का था। तो AgBr का जो कलर था व्हाइट था, और व्हाइट कलर का था AgBr। और जब इसके ऊपर सनलाइट का एक्शन हुआ तो जो सिल्वर बन गया वो किस कलर का बना बेटा? ब्लैक कलर का या ग्रे कलर का कह सकते हैं आप। सिमिलरली बेटा सिल्वर क्लोराइड जो होता है वो भी व्हाइट कलर का सॉल्ट होता है, तो शुरुआत में ये भी व्हाइट होता है, और रिएक्शन के बाद ये कौन से कलर का बन जाता है बेटा? ब्लैक। तो आप देखते हैं कि सनलाइट से ही व्हाइट कलर को ब्लैक कलर में बदला जा रहा है, सनलाइट से ही व्हाइट कलर को किस में बदला जा रहा है? ब्लैक कलर में। देखिए इसका एक बहुत बढ़िया यूज है बच्चों, जो पहले के समय में, ये देखो व्हाइट ब्लैक में बदल गया, तो बेटा पहले के समय में जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होती थी, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, अगर आपने अपने घर के कभी बहुत पुराने फोटोग्राफ देखे हैं, कोई मिले हो, तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो उसमें आपको दिखती होगी, ठीक है? तो बेटा देखिए उसमें यही रिएक्शन का यूज होता था। तो उसमें क्या हुआ करती थी? एक रील हुआ करती थी बेटा, एक रील होती थी, और कैमरे का जो लेंस होता था ना, कैमरे का लेंस, यहां से जो इंसान जैसे सामने खड़ा हुआ है, ये मान लीजिए इंसान सामने खड़ा हुआ है, तो जितने पार्ट में लाइट आती थी वहां पर रिएक्शन हो जाती थी, तो वहां पर ब्लैक हो जाता था। क्योंकि जैसे ये रील है, अब रील के इस पार्ट में इसके सिर के ऊपर से लाइट आ रही है, तो सिर के ऊपर से लाइट आती थी क्योंकि इस रील के ऊपर जो है सिल्वर क्लोराइड पोता रहता था। इस ये जो फिल्म है इसके ऊपर जो है सिल्वर क्लोराइड पोता रहता था, यही चीज। तो जितने पार्ट में लाइट आकर के स्ट्राइक करती थी वो क्या बन जाता था? ब्लैक कर देता था। और जितने पार्ट में, जैसे ये चेहरा है, तो चेहरे के सामने आकर के लाइट तो नहीं आ पाएगी क्योंकि लाइट तो पीछे से आ रही है, तो चेहरे के सामने कोई लाइट नहीं आ पाएगी, तो चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं होगी, तो चेहरा क्या रहेगा? व्हाइट रहेगा। समझ में आ गया? तो इसलिए शरीर का हिस्सा पूरा का पूरा व्हाइट आ जाता था, और बाकी जहां जितनी ज्यादा लाइट आती थी वहां पे क्या हो जाता था? ब्लैक हो जाता था, और इस तरीके से फोटो खिंच जाती थी। पहले के समय में इसका यूज करते थे ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। दस सो डिकम्पोजिशन इज ड्यू टू लाइट इज कॉल्ड फोटोलिसिस। बेटा इस रिएक्शन का दूसरा नाम क्या है? फोटोलिसिस। डिकम्पोजिशन ऑफ ड्यू टू लाइट इज कॉल्ड फोटोलिसिस। चलिए देखिए, ये देखिए आपके सामने एक फोटो है, ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी का कमाल है, समझ गए? ये जो बच्चों फोटोग्राफी है, ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी का कमाल है। ये देखिए, बोथ दीज रिएक्शंस आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग। मतलब इस रिएक्शन का यूज फोटो को डेवलप करते समय ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता था। यस।
बेटा जब फोटो को, इनका सवाल है कि सर ये डंडे से, बता दूं पहले बेटा ये डंडा नहीं है, ये एक क्लिप है। आप कभी अगर फोटोग्राफी को आपने देखा है, फोटो के पहले बेटा निगेटिव होते हैं, ये निगेटिव मतलब रील होती है फोटो की, फोटो की रील हुआ करती है। अब बेटा जो रील होती है फोटो की, उसको धोया जाता है लैब में जा करके, उस फोटो की रील को डिसॉल्व किया जाता है और फिर उससे कलर पेपर में प्रिंट लिया जाता है। तो ये बेटा कुछ लिक्विड होते हैं, उन लिक्विड में इसको रील को धोया जाता है। समझ में आ गया? हाँ, जब सूख जाता है तभी आपको दिया जाता है ये। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। थर्ड कैटेगरी ऑफ डिकम्पोजिशन हम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रोलिसिस। आपको कल मैंने बताई थी एक रिएक्शन कि बच्चों पानी को कैसे ब्रेक करेंगे, तो मैंने रिएक्शन बताई थी 2H2O को ब्रेक कर देंगे, वाटर को एक डिफरेंट तरीके से ब्रेक किया जाता है और यहां पर बनता है 2H2 गैसियस फॉर्म में प्लस ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा। तो यहां पर ये काम हम विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करते हैं। किसकी मदद से करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी की मदद से करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से करते हैं, तो इसलिए इस डिकम्पोजिशन को हम इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोलिसिस। पर्टिकुलरली ये पानी का इलेक्ट्रोलिसिस होता है, इसलिए पानी के इलेक्ट्रोलिसिस का नाम ही रख दिया गया है हाइड्रोलिसिस। क्या नाम रख दिया गया है? हाइड्रोलिसिस। बट ये रिएक्शन इतनी सामान्य नहीं है जितना दिखाई दे रही है, ये थोड़ी सी मुश्किल है। इसके लिए आपको एक नए एपरेटस की जरूरत है जिसमें आप ये इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। तो बेटा वो एपरेटस, वो सिस्टम जिसमें कि इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है, उसको हम बोलते हैं वोल्टामीटर। क्या बोलते हैं बच्चों? वोल्ट मीटर नहीं, वोल्टामीटर। कौन सा मीटर? वोल्टामीटर। तो ये पूरा का पूरा एक एपरेटस है जिसमें आपको ये एक्सपेरिमेंट करना है। तो चलिए ये देखिए आपके पास एक बीकर है, डेफिनेटली इस बीकर में पानी भरा हुआ है। ओके, और ये देखिए ये आपके पास पूरा का पूरा एपरेटस है, और इस एपरेटस को आप क्या बोलेंगे? वोल्टामीटर। ये जो डब्बा रखा हुआ है, इस एपरेटस को आप क्या बोलेंगे? वोल्टामीटर। ठीक है। सॉम अब देखो ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ बेटा, मैं तुमको तुमको जब देखता हूँ हंसते रहते हो, ठीक है ना? हाँ, सिर हिला रहे हो, हंसोगे मतलब। जब भी पीछे मुड़ो तुम्हारे चेहरे रिएक्शन देखो, हंसते रहते हो, उसको देख के हंसोगे, इसको देख के हंसोगे। थोड़ा पढ़ भी लो। तो ये जो है, ये जो एपरेटस है, ये वोल्टामीटर है। अब वोल्टामीटर में देखिए दो टर्मिनल है, एक प्लस है और एक क्या है? माइनस है। ये जो प्लस टर्मिनल बेटा, यहाँ पे स्विच लगा हुआ है सर्किट को ऑन करने के लिए, ये जो प्लस टर्मिनल है बेटा, ये इसको प्लस बना देगा। हाँ, ये कहलाएगा, बोलो क्या कहते हैं प्लस टर्मिनल को? पॉजिटिव टर्मिनल को क्या कहा जाता है? कैथोड। क्या बोलते हैं? कैथोड। तो ये बेटा कैथोड कहलाता है। ओके। और निगेटिव टर्मिनल जो है, हाँ सॉरी उल्टा बोल गया अपन ने, यहां पर पॉजिटिव टर्मिनल को अपन बोलते हैं एनोड। अच्छा, अच्छा ठीक है भाई। देखिए, देखिए बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। ये देखिए एनोड है ये, और ये जो निगेटिव टर्मिनल है बेटा, इसको क्या बोलते हैं अपन लोग? कैथोड। क्लियर हो गया? तो ये दो टर्मिनल हो गए हैं, एक एनोड कहलाएगा और एक कैथोड कहलाएगा। अब ये देखिए क्या क्या है यहाँ पे, इसको बनाने का तरीका। यहाँ पर एक प्लास्टिक मग है, प्लास्टिक मग के नीचे बेटा रबर स्टॉपर लगा दिया है होल करके, जिससे कि कोई भी पानी अंदर का बाहर ना आए। बिल्कुल टाइटली इसको हमने कस दिया। ये टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब के अंदर बेटा स्टॉपर कैथोड, ये देखो यहाँ पे कैथोड लगा हुआ है। बेटा हमेशा याद रखना कि जो निगेटिव टर्मिनल होता है वो कैथोड होता है, और जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो क्या होता है? एनोड। सेल में ऊपर वाला प्लस होता है, तो ये एनोड हुआ करता है, और नीचे वाला माइनस हुआ करता है, ये क्या होता है? कैथोड। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? अब आप यदि भूल गए हैं तो अगली चीज मैं बोलता हूं, दो चीज होती है, एक होता है केटायन और एक होता है एनायन। एनायन मतलब एनायन, एन मतलब निगेटिव आयन। हाँ, नेगेटिव आयन। तो देखो एनायन जो होगा, नेगेटिव आयन किसके पास जाएगा? पॉजिटिव की तरफ, और पॉजिटिव आयन किसके पास जाएगा? नेगेटिव की तरफ। ठीक है ना? तो केटायन जो होता है वो पॉजिटिव आयन कहलाता है, वो एनोड की तरफ चलता है, और एनायन जो होता है वो नेगेटिव आयन चलता है, वो
कैथोड की तरफ चलता है। क्लियर हो गया? सॉरी, उल्टा बोल गया। एनायन नेगेटिव आयन होता है वो प्लस की तरफ चलता है, और यहाँ जो होता है केटायन पॉजिटिव आयन होता है वो कैथोड की तरफ चलता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बस आप इतना याद रखें कि प्लस वाला टर्मिनल होता है एनोड और नेगेटिव वाला टर्मिनल होता है कैथोड, और प्लस वाले आयन होते हैं केटायन और नेगेटिव वाले आयन होते हैं एनायन। कभी भूलोगे नहीं, ऐसे याद कर लिया करो, एन आयन, एन मतलब नेगेटिव आयन, तो नेगेटिव आयन को ही बोलते हैं एनायन, और पॉजिटिव आयन को क्या बोलेंगे? केटायन। और कैथोड होता है नेगेटिव और एनोड होता है पॉजिटिव। चलिए, ये सब कुछ हो चुका है। अब इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। तो ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया। देखिए, ये वाला जो पार्ट है ये कैथोड है, तो कैथोड मतलब नेगेटिव और एनोड मतलब पॉजिटिव, ठीक है ना? ये एनोड हो गया। अब ये देखिए, आपने यहाँ पे वाटर फिल कर दिया है, स्विच आपने ऑन किया, और ये ग्रेफाइट की रॉड है। ग्रेफाइट की रॉड क्यों ली गई है? क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी को आराम से कंडक्ट करते हैं, इसलिए ग्रेफाइट को हम यहाँ पे क्या बनाए हैं? इलेक्ट्रोड बनाए हैं। ये जो ग्रेफाइट की रॉड यूज कर रहे हो, तो आपने ग्रेफाइट की रॉड का किस तरीके से यूज किया है? एज इलेक्ट्रोड, एज इलेक्ट्रोड। कंडक्टर नहीं बोलेंगे यहाँ पे बेटा, क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोड। जो आप ग्रेफाइट की रॉड का यूज कर रहे हो यहाँ पे, किसके जैसे यूज कर रहे हो? इलेक्ट्रोड के जैसे। चलिए, अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोड मतलब, जैसे किसी ने पूछा कि सर इलेक्ट्रोड का मतलब क्या होता है? बेटा, जो प्लस और माइनस देते हैं उनको हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं। जो प्लस और माइनस प्रोवाइड किया करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड हैं, एक कैथोड है और एक एनोड है। तो ये वाला जो एनोड है, तो ये क्या देगा बोलो? प्लस। और कैथोड क्या देगा? माइनस। क्लियर? तो एक प्लस इलेक्ट्रोड है और एक माइनस इलेक्ट्रोड है। प्लस इलेक्ट्रोड को क्या बोलते हैं? एनोड, और माइनस इलेक्ट्रोड को क्या बोलते हैं? कैथोड। क्लियर हो गया? ये आपकी बैटरी रखी हुई ना, तो देखो प्लस वाले से ये निकलेगा प्लस वाला, और माइनस वाले से क्या जाएगा? माइनस वाला। क्लियर कि नॉट क्लियर? चलिए, अब आते हैं, अब हम लेते हैं यहाँ पे, ये हमने भर लिया डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें वाटर भरा हुआ अंदर, और इसमें है थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड। अब आप सवाल करेंगे सर कि एसिड क्यों ले रहे हो बेटा? देखो बेटा, हमको इसका आयनाइजेशन करना है, हमको इसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग करना है। तो जो प्योर वाटर होता है, प्योर वाटर जो होता है वो इंसुलेटर होता है। क्या होता है? इंसुलेटर, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। तो वाटर को कंडक्टिव बनाने के लिए थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट इसमें मिलाया जाता है। थोड़ा सा इसमें इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? मिलाया जाता है, मतलब इसमें हल्का एसिड मिलाना पड़ेगा। जैसे आपके घर में बैटरी होती है, अगर इन्वर्टर लगा हुआ है तो आपके घर में क्या होगी? बैटरी। तो इन्वर्टर के अंदर के बैटरी वाटर को कंडक्टिव बनाने के लिए क्या डाला जाता है? एसिड डाला जाता है। क्या डाला जाता है? एसिड। तो उसमें एसिड के नोज होते हैं एसिड भरने के लिए। समय समय पर बैटरी को सही भी चेक करवाना पड़ता है। वो आते हैं और बड़े बड़े ड्रॉपर होते हैं उनके पास, वो लोग उसमें से क्या भर के जाते हैं? एसिड भरते हैं और बैटरी वाटर, दो चीजें भरते हैं। कुछ एसिड डालते हैं और कुछ बैटरी वाटर। क्लियर कि नॉट क्लियर? घर में है बैटरी की? नहीं है? इन्वर्टर की? तो घर वालों ने मना किया पास में जाने को कि नहीं किया? पानी उसके ऊपर बैठ जाते हो? नहीं बैठ सकते हो, क्योंकि उसमें एसिड भी होता है। नहीं, फट नहीं जाएगा, उसमें एसिड होता है, आप फट जाएंगे। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? उसमें क्या छपा रहता है? एसिड रहता है। हाँ, सल्फ्यूरिक एसिड। चलिए आइए, तो यहां पर सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया और मिला दिया। इतनी बात करने के बाद मैं आपसे एक सवाल फिर से पूछूंगा कि यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड क्यों मिलाते हैं? कहाँ मिलाएंगे? और किसी को जवाब नहीं आता क्या? हाँ, तो चलिए देखिए, एक बार फिर से बता देते हैं। आपके पास ये सारा सेटअप आपने देख लिया है, और अब इसके बाद में हमने यहाँ पे H2SO4 डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ ड्रॉप्स हमने इसमें डाल दी, जिससे कि हमारा जो वाटर है कंडक्टिव हो जाए और आयोनाइजेशन का सपोर्ट करे। आयोनाइजेशन मतलब आयन बनने की प्रोसेस। आयन बनने की प्रोसेस मतलब पॉजिटिव नेगेटिव बनने की प्रोसेस को सपोर्ट करे। ये देखिए, एसिडिफाइड वाटर इज द वाटर मिक्स विद द फ्यू ड्रॉप ऑफ एसिड। अब बच्चों ये वाटर नहीं है, अब ये एसिडिफाइड वाटर है। कैसा वाटर है बच्चों?
ये एसिडिफाइड वाटर है। इस पानी के अंदर आपने एसिड मिला दिया है तो ये एसिडिफाइड वाटर बन गया है। यस, एसिडिफाइड वाटर इज यूज टू प्रोड्यूस आयन। मैंने वर्ड यूज किया जिससे ये आयनाइजेशन का सपोर्ट करे, और आयनाइजेशन तब होगा जब आयंस बनेंगे, और प्योर वाटर में आयन नहीं बनते हैं, एसिडिफाइड वाटर में आयन बनते हैं। तो अब यहां पर आपके आयन प्रेजेंट हो जाएंगे। आइए देखते हैं अब रिएक्शन कैसी होती है। ये रिएक्शन हुई और यहां से देखिए कुछ ऐसा होना शुरू हो जाएगा। देखिए एक बार फिर से देखिए ध्यान से क्या हो रहा है। यहां पर इस रिएक्शन में कुछ ये होना शुरू हो जाएगा। हम्म, ठीक है। इस तरीके से देखिए एक टेस्ट ट्यूब में गैप बहुत कम बचेगा। ये वाला गैप देखिए, यहां पर गैप बहुत कम बच रहा है, और दूसरी टेस्ट ट्यूब में गैप बहुत ज्यादा बच रहा है। जहां जहां गैप है मतलब वहां वहां पर क्या भरी हुई है? गैस। वहां पर गैस भरी हुई है। ये देखिए यहां पर ये जो टर्मिनल है, ये टर्मिनल ये वाला जो है कौन सा दिया गया है? ये वाला प्लस है। ये वाला टर्मिनल प्लस है। प्लस मतलब क्या है? ये एनोड है। और ये जो टर्मिनल है ये माइनस है। माइनस का मतलब क्या है बच्चों? कैथोड है। अब चलिए मुझे बताइए, अपने आइडिया से बताइए कि जब आपने 2H2O को ब्रेक करना है तो दो गैस निकलनी है, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। मैंने यहाँ पे दो भी लगा दिया, मतलब रिएक्शन को पूरी तरीके से बैलेंस करा दिया है। अब मुझे बताइए कि इस वाले में एनोड के ऊपर कौन सी गैस भरी हुई है? ऑक्सीजन या हाइड्रोजन? एनोड के ऊपर कौन सी गैस भरी हुई है? ऑक्सीजन। और कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन। लिखा भी हुआ है भाई साहब कि यहाँ पे हाइड्रोजन भरी हुई है। देखिए अब आप देखो फॉर्मूले में जो आपने हाइड्रोलिसिस किया है, ये देखिए H2O ब्रेक करेंगे इलेक्ट्रिसिटी से तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा दिया, ये इस तरीके से बैलेंस हो गया। अब देखिए बच्चों ध्यान से, हाइड्रोजन का वॉल्यूम डबल है, 2 लगा हुआ है, और ऑक्सीजन का वॉल्यूम सिंगल है, मतलब मात्रा में अमाउंट वाइज ऑक्सीजन कम बनेगी। तो ये देखिए अमाउंट वाइज ऑक्सीजन कम बन रही है और अमाउंट वाइज हाइड्रोजन ज्यादा बन रही है। समझ में आया कि नहीं आया? हाइड्रोजन कहाँ पे जाएगी? कैथोड पे जाएगी कि एनोड पे जाएगी? कैथोड पे जाएगी। और ऑक्सीजन कहाँ पे जाएगी? एनोड पे। इसको आप कैसे याद कर सकते हो? देखो बेटा कि ऑक्सीजन की जो हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है वो +1 होती है, मतलब हाइड्रोजन की वैलेंसी पॉजिटिव है, और पॉजिटिव किसकी तरफ जाता है? नेगेटिव। तो नेगेटिव कौन होता है? कैथोड। और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? -2। और -2 किसके पास जाएगा? एनोड के पास। तो ऑक्सीजन जाएगी एनोड पे डिपॉजिट हो जाएगी, और हाइड्रोजन कहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा? कैथोड पे। क्लियर कि नॉट क्लियर? यस। तो डिकम्पोजिशन ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये कहलाता है इलेक्ट्रोलिसिस। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस का यूज। इलेक्ट्रोलिसिस का यूज होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल लाइक सोडियम, एल्यूमिनियम एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अगला यूज है बेटा, अभी जब मैं आपको मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि बेटा जो टॉप रिएक्टिविटी वाले मेटल हैं, जो बहुत हाईली रिएक्टिव हैं, जैसे पोटेशियम हो गया, जैसे सोडियम हो गया, बेटा इनको अलग करने के लिए, हाँ मैग्नीशियम भी हो गया, बेटा इनको अलग करने के लिए इसी मेथड का यूज होता है। किसका? इलेक्ट्रोलिसिस का। किसका यूज होता है? इलेक्ट्रोलिसिस का। क्योंकि ये जमीन के अंदर सॉल्ट बना करके पाए जाते हैं। क्या बना के पाए जाते हैं? और उस सॉल्ट को अलग करने के लिए हमको इलेक्ट्रोलिसिस का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये जो टेक्निक है बेटा इलेक्ट्रोलिसिस की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो काम है वो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब है एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की परत चढ़ाना। क्लियर हो गया? एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की लेयर चढ़ाना, तो ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाती है। क्लियर हो गया? चलिए आते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल पे। अब नेक्स्ट मॉड्यूल पे हम जो रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, अभी तक हमने कौन कौन सी रिएक्शन कवर कर ली देख लीजिए। सबसे पहले हमने कौन सी रिएक्शन कवर करी? कॉम्बिनेशन। कौन सी रिएक्शन? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन के बाद हमने कौन सी करी? एक्सोथर्मिक। फिर कौन सी करी? एंडोथर्मिक। और फिर उसके बाद कौन सी करी? डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमने 3 पार्ट देख लिए। अब हमारी आ रही है अगली रिएक्शन जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट।
क्या नाम है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बच्चों असल में ये होता है, यहां पर एक शेर रहता है, ये समझ लो, एक बड़ा शेर, मजबूत शेर, और वो आता है एक जंगल में, जिस जंगल में ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग शेर अपनी शेरनी के साथ बॉन्ड बना के रह रहा होता है, ये समझ लो। मतलब ये इसका राज्य है। शेरनी ना मानो तो अपनी प्रजा मान लो। तो यहाँ पे मतलब क्या है, ए जो है नया वाला शेर है, बी पुराना वाला शेर है, और सी उसका राज्य है। समझ में आ गया? सी उसका क्या है? राज्य है, किंगडम है। अब ये जो शेर आएगा, ये पुराने वाले शेर से मजबूत होगा, तो इसको खदेड़ देगा, भगा देगा, और राज्य पे अपना कब्जा कर लेगा। तो ये बन जाएगा नया वाला, क्या बन जाएगा? ए से लेके सी, बॉन्ड ए सी। जो पहले ए का बी का बॉन्ड सी के साथ था, तो बी को भगा दिया और सी के साथ खुद का बॉन्ड बना लिया, तो बॉन्ड ए सी, और अलग कौन हो गया? बी। समझ में आ गया? तो ऐसा क्यों हुआ? इसलिए हुआ बेटा, क्योंकि केमिस्ट्री की फॉर्म में ए की रिएक्टिविटी ज्यादा है और बी की रिएक्टिविटी कम है, तो ए जो होगा हटा देगा। और यदि ए की रिएक्टिविटी हुई कम और फिर से आकर के ये अटैक करेगा, तो कुछ भी होने वाला नहीं है। तो आप लिखेंगे नो रिएक्शन। क्या लिखेंगे बच्चों? नो रिएक्शन। अगर बाहर वाले की रिएक्टिविटी कम है और अंदर वाला जो बॉन्ड में है उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो ये इसको हटाने की दम नहीं रखेगा। दैट टाइम इट विल बी ए नो रिएक्शन। आइए, तो रिएक्शन को समझने के लिए सबसे पहले हम रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ते हैं कि रिएक्टिविटी में कौन सबसे ऊपर होता है। तो बताइए नंबर वन पे कौन है? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, एफ, है ना, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, है ना, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। चलिए, तो ये है रिएक्टिविटी। टॉप में रिएक्टिविटी सबसे हाई है और नीचे जाने पर रिएक्टिविटी क्या है? लो। तो ऊपर वाला है मोस्ट रिएक्टिव और नीचे वाला है least reactive. और the arrangement of metal in increasing or decreasing order of their reactivity is called reactivity series of metal. क्लियर हो गया? अब इसका यूज क्या है? मान लो बेटा एक दिन मैग्नीशियम आया ओके, और सपोज जिंक आ गया, और आयरन जो है FeCl2, आयरन अपने क्लोराइड के साथ एक्वस सोल्यूशन बना करके बैठा हुआ था, है ना, या Zn, इसको थोड़ा सा हम और करेक्ट लेते हैं, ऐसी रिएक्शन ना लें कि जो होती ही ना हो। चलिए देखिए, हमने ले लिया Zn प्लस FeSO4। ओके, ये देखिए, तो यहां पर जो आयरन है ये SO4 के साथ अपना बॉन्ड बनाए हुए है और मजे के साथ एक्वा सोल्यूशन में रह रहा है। तो याद रखिएगा, जिसके साथ रिएक्शन होगी वो एक्वस फॉर्म में होगा और जो आएगा वो सॉलिड फॉर्म में होगा। तो देखिए रिएक्टिविटी सीरीज में क्या जिंक ऊपर है आयरन से कि नहीं है? ऊपर है। मतलब जिंक की रिएक्टिविटी जो है आयरन से ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है। तो जिंक इसको खदेड़ देगा, भगा देगा और खुद राज्य पे हमला कर देगा, जीत लेगा, बना लेगा ZnSO4 और आयरन को अलग कर देगा। जाओ बेटा आयरन, सॉलिड फॉर्म में अलग हो जाओ। अब एक्वस फॉर्म में हमारा राज्य चलेगा। समझ में आ गया? तो ZnSO4 बन गया एक्वस फॉर्म में और आयरन को अलग कर दिया। तो ये रिएक्शन आपको क्या दिख रही है? ऐसी रिएक्शन को आप क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहेंगे? क्योंकि इसने जिंक ने आयरन को डिस्प्लेस कर दिया है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब चलिए देखते हैं। अब आप कहेंगे सर ऐसी सीरीज को हम कैसे याद करेंगे? तो इसके लिए हमने एक गाना बनाया, एक शायरी बनाई है। चलो, के का मतलब बोलो का, ने, कान, है ना। चलो देख लो, पहले मैं लिख देता हूँ वो सीरीज, फिर आपको याद हो जाएगी, है ना। यहां लिख देता हूं मैं। चलो देखो क्या है, बोलो, कान का मंगल, कान का मंगल जानू, कान का मंगल जानू, फैशन, फैशन का परवाना है, फैशन का परवाना है। बोलो क्यों? क्यों है? क्यों? क्यों है क्यों है जी, क्यों है जी, आज आओ, कल आ जाओ, कल जाना है नहीं, आज आओ पता लगाना है, आज आओ पता
लगाना है। अब आ जाओ, देखो इसके हिसाब से मैं लिख रहा हूं। का मतलब पोटेशियम, ना का मतलब सोडियम, फिर से का। अब इस बार पूरा का है मतलब कैल्शियम। कान का। मंगल, मंगल में दो लोग बैठे हुए हैं, एक Mg और एक Al। कान का मंगल। जानू का मतलब जिंक, जानू का मतलब जिंक। फैशन मतलब Fe, फैशन का। अब इस का को कुछ नहीं मतलब है। फैशन का परवाना, परवाना मतलब पीबी, परवाना मतलब पीबी, पीबी मतलब लेड होता है बच्चों। है मतलब हाइड्रोजन, है मतलब हाइड्रोजन, ये आ गया हाइड्रोजन। क्यों, क्यों मतलब कॉपर। है जी, Hg, है ना। मरकरी Hg। आज, Ag सिल्वर। आओ, Au। और बेटा एक चीज नहीं है यहाँ पे, पी पता यानी प्लेटिनम, पता यानी प्लेटिनम इसमें नहीं है सीरीज में, आप लिख लो पता लगाना है। इसका पूरा मतलब है पीटी। क्या है इसका मतलब, पीटी। समझ में आ गया। तो कान का मंगल जानू फैशन का परवाना है। क्यों है जी, आज आओ पता लगाना है। इस फॉर्मूले से आप पूरी रिएक्टिविटी सीरीज याद कर सकते हो और आप पता लगा सकते हो कि कौन किसको डिस्प्लेस कर देगा। बोलो ठीक है। हाँ, इसको आप लिख लीजिए क्योंकि ये जरूरी है और ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये ट्रिक हम ही ने बनाई है, इसलिए आपको कहीं नहीं मिल सकती। नोट कर लें इसको। इसको नोट कर लें आप लोग। क्यों है जी, आज आओ पता लगाना है। हो गया याद, चले आएंगे। लिख लो लिख लो। चलिए तो यहाँ तक हो चुका है। इसको हमने रिएक्टिविटी सीरीज को देख लिया, पूरा का पूरा ऑर्डर रिएक्टिविटी सीरीज का। अब इसके बाद हम आते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसके लिए हमने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी है। आइए देखिए, मैंने आपको बताया ए बी के साथ सी, इसको मैंने उल्टा लिख दिया था। अभी मैंने इस तरीके से लिख दिया था कि सी प्लस ए बी, तो थोड़ा सा आपको हो सकता है अजीब लगे ये। तो अगर मैं सी प्लस ए बी लिखूंगा तब आपको दिखेगा हाँ सर आपने यही बताया था। तो सी ने ए को भगा दिया था या बी को भगा दिया था, समझ में आया। तो देखिए क्या हो जाएगा, ए अलग हो जाएगा और सी भी बन जाएगा। तो सी ने ए को डिस्प्लेस कर दिया, तो ए अलग हो गया और क्या बन गया बच्चों, बी सी। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर, क्लियर है कि नहीं क्लियर। भाई इसको आप पलट करके लिखो तो आपको समझ में आएगा। इसने ए बी को पहले लिख दिया, थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं आप। तो पहले सी को लिख लीजिए और इधर पे क्या लिख लीजिए, ए बी को। अब मान लो सी की रिएक्टिविटी ज्यादा है ए से, तो सी ए को क्या कर देगा, भगा देगा। तो ए अलग हो जाएगा और बोलो क्या बन जाएगा, सी बी या बी सी, सी बी या बी सी। बोलो ठीक है। तो ये रिएक्शन जो कहलाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन नोट करें। व्हेन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिमूव अनदर सिमिलर एलिमेंट हैविंग लेस रिएक्टिविटी फ्रॉम इट्स कंपाउंड, these reactions are termed as displacement reaction। जब एक ज्यादा शक्तिशाली रिएक्टिव एलिमेंट एक कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से भगा देता है, अलग कर देता है, तो ऐसी रिएक्शन को हम टर्म देते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, सच अ रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये देखिए हम एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपके सामने यहाँ पे परफॉर्म करने वाले हैं। तो दो टेस्ट ट्यूब आपके सामने यहाँ पे दी गई हैं और एक सैंड पेपर है और यहाँ पे आयरन नेल्स रखी हुई है। ठीक है बच्चों, बेटा वो जंग छुड़ाने के लिए जो पेपर आता है सैंड पेपर, है ना, हाँ रस्टिंग हटाने वाला, उसको सैंड पेपर कहते हैं। और यहाँ पे आयरन नेल रखी हुई बेटा। चलिए दोनों में कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डला हुआ है। देखिए अब हमने क्या किया बेटा, यहाँ पे कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के अंदर नेल टांग दी, मतलब लोहे की कील आयरन डाल दी। और ये कॉपर है और कॉपर सल्फेट के अंदर आयरन आ चुका है। ठीक है, चलिए और देखते हैं 20 मिनट बाद क्या होगा। बच्चों जल्दी से रिएक्टिविटी सीरीज में जरा देखिए कि रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर ऊपर है कि आयरन ऊपर है, Cu ऊपर है कि Fe ऊपर है। आयरन ऊपर है, मतलब जो आयरन होगा वो डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को, है ना। और रिएक्शन क्या होने वाली है बेटा, हम आयरन की रिएक्शन करा रहे हैं
CuSO4 के साथ। हम आयरन की रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं? CuSO4। जो CuSO4 है बच्चों वो ब्लू कलर का है। किस कलर का है? ब्लू कलर का है। और CuSO4 का यहाँ पे एक्वस सोल्यूशन है। तो बताइए FeCu को डिस्प्लेस कर देगा कि नहीं करेगा? कर देगा, क्योंकि FeCu के ऊपर है। तो ये FeCu से Cu को भगा देगा और क्या बना देगा? FeSO4 और प्लस क्या अलग हो जाएगा? Cu। तो FeSO4 का क्या बन जाएगा? एक्वस। और Cu किस फॉर्म में हो जाएगा? सॉलिड। चलिए आइए देखते हैं। देखिए थोड़ी देर के बाद ये रिएक्शन में क्या हो जाता है बेटा, जब तक CuSO4 था तब तक ये ब्लू था, और FeSO4 किस कलर का हो जाता है? ग्रीन कलर का। जो आयरन सल्फेट है ये ग्रीन कलर का एक्वस सोल्यूशन। तो ये देखिए 20 मिनट के बाद, तो ये ओरिजिनल कॉपर सल्फेट है जो CuSO4 है, और ये रिएक्शन के बाद यहाँ पर क्या बन गया? आयरन सल्फेट। क्या बन गया बेटा? आयरन सल्फेट। और यहाँ पर अब जो आप नेल्स निकालेंगे बेटा, ये जो कॉपर बना है ये कॉपर इन नेल्स के ऊपर में डिपॉजिट हो जाएगा, क्योंकि रिएक्शन यहीं पर हुई है। तो जब आप नेल निकालेंगे तो ये देखिए जो आयरन के नेल्स निकले हैं वो इस तरीके से निकले, नए वाले नेल्स। इनके ऊपर कॉपर डिपॉजिट हो चुका है। हो चुका है। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि आयरन के ऊपर कॉपर की प्लेटिंग चढ़ गई है। कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो? तो इसको हम बोलेंगे यहां पर एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की कोटिंग चढ़ जाना। क्लियर हो गया? यस। आइए देखते हैं। ये बन गया है फेरस सल्फेट सोल्यूशन। अब रिएक्शन लिखेंगे CuSO4 एक्वस प्लस Fe आयरन। लड़ाई होगी, क्या बन जाएगा? FeSO4 एक्वस प्लस Cu कॉपर। नोट कर लें इस रिएक्शन को, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना? हर एक 2 साल में एग्जाम में आती है, नोट कर लें इसे। CuSO4 एक्वस, कॉपर सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन, जिसमें जा गया है आयरन सॉलिड फॉर्म में, बन गया है FeSO4 आयरन सल्फेट प्लस Cu। कॉपर अलग हो गया। डन। लिख लिया सबने? चलिए रिएक्टिविटी सीरीज यहाँ पे फिर से आ चुकी है, जो कि आपको बनती है यहाँ पे, है ना? रिएक्टिविटी सीरीज आपको पता है यहाँ पे जो हम लोगों ने पढ़ रखी है। यही कान का मंगल जानू पैशन का फरमाना है, क्यों है जी आ जाओ पता लगाना है। तो रिएक्टिविटी सीरीज में यहाँ पर बात हो रही है दो लोगों की, एक आयरन की और कॉपर की। तो ये देखिए यहाँ पर आयरन बैठा हुआ है और यहाँ पर कॉपर बैठा हुआ है। तो डेफिनेटली जो है बेटा यहाँ पे आयरन जो है वो कॉपर के ऊपर है, ठीक ना? आयरन जो है यहाँ पे कॉपर के क्या है? ऊपर है। तो इस तरीके से आयरन जो होगा ज्यादा रिएक्टिव होगा और कॉपर कम रिएक्टिव होगा। ये देखिए आयरन ज्यादा रिएक्टिव है और कॉपर कम रिएक्टिव है। तो आयरन ने कॉपर को क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया। अच्छा मुझे ये बताइए कि यही रिएक्शन अगर इस तरीके से हो, Cu प्लस FeSO4, एक बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया बच्चों, Cu प्लस FeSO4, तो बताइए ये रिएक्शन क्या हो जाएगी? बता दो भाई। Cu प्लस FeSO4 में रिएक्शन का क्या निकलेगा? हाँ, यही गलती हम करवाना चाह रहे थे जो आप लोगों ने करी। आपने कहा CuSO4 प्लस Fe, और 99% बच्चों ने यही गलती करी कि सबने यही लिख दिया कि CuSO4 प्लस Fe बनेगा। अब आप मुझे बताइए कॉपर की रिएक्टिविटी आयरन से कम है कि ज्यादा है? कम है। तो क्या कॉपर की दम है कि आयरन को भगा दे उसके राज्य से? नहीं। तो इस रिएक्शन में ये कभी नहीं होगा। आंसर लिखना था नो रिएक्शन। क्या होगा यहाँ पे? नो रिएक्शन, मतलब जो है वही बना रहेगा, कोई रिएक्शन नहीं होगी। बात वही है, मतलब नो रिएक्शन, है ना भाई? केमिस्ट्री में ए प्लस बी को बी प्लस ए लिख दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो नो रिएक्शन होगा यहाँ पे। तो मैं आपको बता दूं कि 90% बच्चों ने, 99% बच्चों ने यही लिखा था CuSO4 प्लस Fe। ओके, जो कि गलत था। तो ये देखिए आयरन और कॉपर में आयरन ऊपर है और इस तरीके से यहाँ पर आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। चलिए अगली रिएक्शन आपके लिए तैयार है। Zn प्लस SO4, जिंक प्लस CuSO4, बताइए क्या होगा? जिंक और CuSO4, जिंक की लड़ाई है कॉपर सल्फेट के साथ, क्या होगा बताइए? क्या बनेगा? ZnSO4 प्लस Cu। देखते हैं, बिल्कुल सही, ZnSO4 प्लस
Cu बिल्कुल सही है, नोट कर लीजिए। तो ये रिएक्शन हो गई। इसमें जिंक ऊपर है, कॉपर नीचे है, तो जिंक ने कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, एंड यू कैन राइट जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर। जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट। जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर। डन, डन लिख लिए। डिस्प्लेसमेंट खत्म कर लें। चलिए अब आते हैं अगली रिएक्शन बेटा, Pb प्लस CuCl2। यस, लेड की लड़ाई है कॉपर क्लोराइड के साथ, CuCl2। बताइए क्या बनेगा। वेरी गुड, बिल्कुल सही। PbCl2 बन जाएगा, मतलब लेड अपना क्लोराइड बना लेगा और Cu को खदेड़ देगा, तो PbCl2 प्लस Cu अलग कर देगा Cu को, राइट। तो यहाँ देखिए लेड कॉपर से ऊपर है, तो रिएक्टिविटी वाइज लेड जो है डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ। सो दिस इज कंप्लीट अबाउट व्हाट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है।